नमस्ते मित्रों, मैं संजय शास्त्री आप सभी लोगों का चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, पूर्व में हमारी जो क्लास हुई है आरटीई 2009 की धाराओं के बारे में हम लोग चर्चा, अनुसूची, अध्याय और अध्यायों के बाद हम लोगों ने धाराओं के बारे में चर्चा की है। जहां तक मैं समझता हूं मैंने बेहतरीन तरीके से आपको जो धाराएं बताई हैं, आज उन धाराओं की आगे बताऊंगा। हमने पिछली क्लास में धारा 17 तक का अध्ययन कर लिया है, लेकिन पुनः मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, मैं धारा 16 से प्रारंभ कर रहा हूं। मित्रों, आरटीई 2009 से निश्चित रूप से आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड रीट में मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन अवश्य पूछते हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि साहब हर आदमी उकचुक हो जाता है। आप लोगों को ऊपर नहीं देखना, नीचे नहीं देखना, आपको सीधा और सीधा प्रश्न की छाती में देखना है और प्रश्न को तोड़ देना है। इसी गारंटी के साथ मित्रों मैं आज का कार्यक्रम शुरू करता हूं। हमने पढ़ा था कल कि आरटीई 2009 में कुल 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं और 1 अनुसूची है। हमने 15 धाराओं की चर्चा की, लेकिन मैं 16 और 17 को साथ में लेकर आगे बढ़ूंगा। धारा 16 कहती है, धारा 16 कह रही है कि कक्षा 8 तक किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा। धारा 16 कहती है कि कक्षा 8 तक किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा। और धारा 17 कहती है कि विद्यालय में कोई भी शिक्षक बालक के ऊपर प्रताड़ना नहीं देगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से किसी प्रकार से बालक को उत्पीड़न नहीं दे सकते। तो इन दोनों धाराओं को मित्रों स्वर्गीय धारा, स्वर्ग धारा या स्वर्णमयी धारा भी कहते हैं। दोनों धाराएं कौन कौन सी हैं? 16 और 17। क्यों? क्योंकि यहां बालक के हित के बारे में बात की गई। अब सुनना मित्रों, धारा 16 क्या कहती है? धारा 16 कहती है कि राजस्थान में नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में कक्षा 1 से लेकर 8 तक फेल नहीं करेंगे। साहब नहीं करेंगे आप कहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मित्रों इस धारा से आपको नहीं लगता कि भारत विश्व गुरु बनेगा? नहीं बनेगा। 2009 के बाद जब निरंतर प्रारंभिक शिक्षा में गिरावट आने लगी तो हाई कोर्ट में रिट लगी। वहां कहा गया कि सर यदि एक बालक परीक्षा में आ गया और पूरा खाली कॉपी पकड़ा देता है कि सर मैं तो नहीं करता, तो फेल करें कि नहीं करें? तो सरकार कहती है यदि खाली कॉपी देता है तो शिक्षक का दायित्व बनता है उस कॉपी को पूरा वो शिक्षक ही करे। चलो भाई कोई बात नहीं करेंगे। आगे सरकार से क्वेश्चन पुटअप किया गया कि सर यदि कोई बालक विद्यालय में आता ही नहीं एग्जाम के दिनों में, एग्जाम के दिनों में बालक आता ही नहीं है और एग्जाम के बाद में आए तो सरकार ने कहा यदि बालक एग्जाम के बाद आता है तो भी जिस दिन वो आ जाए उसी दिन एग्जाम लीजिएगा, उसी दिन एग्जाम लीजिएगा। चलो कोई बात नहीं, ले लेंगे। लेकिन सर वो लगातार जब शिक्षा में गिरावट दर्ज की गई, आती गई, तो कहते हैं ना बिना डर के कोई प्रीत नहीं होती है। तुलसीदास जी ने कहा है भय बिना होय प्रीत, भय के बिना प्रीत नहीं होती है। और जब तक बालक को डर नहीं दिखाएंगे तो बालक पढ़ेगा नहीं। तो मित्रों इस धारा 16 में सबसे पहले राजस्थान में, कब? राजस्थान में 3 जनवरी 2019 को क्या हुआ? संशोधन हुआ। और इस धारा में कहा गया कि बालक को आप फेल कर सकते हैं, रेयर केस में फेल कर सकते हैं। तो सबसे पहला संशोधन राजस्थान में हुआ। कब हुआ? 3 जनवरी 2019 में। अब
बालक को फेल किया जा सकता है। मित्रों, इसी धारा के ठीक विपरीत राजस्थान में 5वीं कक्षा का बोर्ड और 8वीं कक्षा का बोर्ड भी लागू किया गया है। इसी धारा के ठीक विपरीत, जो कहती है ना कोई बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी, हो रही हैं, राजस्थान में हो रही हैं। धारा 17 क्या कहती है? धारा 17 के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है शिक्षकों के लिए। धारा 17 कहती है कि यदि कोई शिक्षक एक अंगुली भी यदि स्पर्श करता है बालक की और इसकी शिकायत होती है तो अध्यापक के ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है, अनुशासनात्मक कार्यवाही संभव है। यदि शिक्षक बालक को शारीरिक मानसिक उत्पीड़न करता है तो क्या होगा? ध्यान रखना, 3 माह का कारावास होगा, 3 माह कारावास होगा या अनुशासनात्मक कार्यवाही संभव है। एक बालक के ऊपर यदि कोई शिक्षक, पहले की वो बात नहीं है कि एक शिक्षक की चोट और विद्या की पोट, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। यदि शिक्षक ऐसा कार्रवाई करता है, यदि बालक के ऊपर हाथ अंगुली भी स्पर्श करता है तो उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही संभव है। ये बात कहती है धारा 16 और ये बात कहती है धारा 17। मित्रों, आगे चलता हूं, अगली धाराएं कौन सी हैं? धारा 18 क्या कहती है? देखिएगा, बिना मान्यता प्राप्त कोई विद्यालय चलाना प्रतिबंधित होगा। यदि कोई निजी क्षेत्र में आप विद्यालय चला रहे हैं और वो बिना मान्यता, तो मित्रों ये प्रतिबंधित होगा। और यदि ऐसा करता हुआ, उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो 1 लाख रुपए का जुर्माना उस बालक के, उस विद्यालय के ऊपर होगा। तो मित्रों बात आती है कि मान्यता कैसे मिले? मान्यता कैसे मिले? तो मित्रों 1 से लेकर के 8वीं तक 10,000, 9वीं से लेकर 10वीं तक 50,000 रुपए, या मित्रों 11 से 12वीं क्लास की यदि आप मान्यता लेते हैं तो 70,000 रुपए आपको जमा कराना होगा। कक्षा 1 से 8 तक 10,000, कक्षा 9 से 10 50,000, कक्षा 11 से 12 तक की मान्यता लेने पर आपको इतने रुपए जमा कराने होंगे। अब मित्रों सबसे बड़ी बात यह है, ये पैसा जमा कहां होता है? आपके मन में बात आएगी, सर ये पैसा जमा कहां हो रहा है? तो ये पैसा जो जमा हो रहा है, ये पैसा जमा होगा BSF। कहां हो रहा है? BSF में। BSF क्या है? ये कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, ये है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। बालिका शिक्षा फाउंडेशन में ये पैसा जमा होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन में इतना पैसा आ जाता है तो करते क्या है? तो ये बालिकाओं के क्षेत्र में कार्य करता है, जिस प्रकार से आप लोगों ने सुना होगा गार्गी पुरस्कार। गार्गी पुरस्कार आदि जो पुरस्कार दिए जाते हैं वे इसी के तहत दिए जाते हैं। धारा 18 कह रही थी कि बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय चलाना प्रतिबंधित होगा, यदि ऐसा करता पाया जाता है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। धारा 19 कहती है, धारा 19 कह रही है यदि कोई विद्यालय है और वो पूरे मानकों को पूरा नहीं कर रही है, कोई विद्यालय है और सारे के सारे जो शिक्षा के मानक हैं उन्हें पूरा नहीं कर पा रही है, तो 3 साल में उसे स्थापित पूरे करने होंगे सारे के सारे मानक। सारे के सारे मानक का मतलब होता है कि विद्यालय में क्या क्या है, खेल का मैदान है कि नहीं है, ICT लैब है कि नहीं है, लाइब्रेरी है कि नहीं है, नवाचारों से संपादित है कि नहीं है, ये बात सारी की सारी व्यवस्थाएं 3 साल के भीतर कर रही होंगी। धारा कौन सी है?
धारा 19 कहती है। अब मित्रों धारा 18 और धारा 19 के बाद में आगे है धारा 20। धारा 20 कहती है केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी मानक में परिवर्तन या लोप कर सकती है। धारा 20 क्या कह रही है? धारा 20 के अनुसार यदि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी मानक में परिवर्तन या लोप कर सकती है, या तो उसे बढ़ा सकती है या उसमें परिवर्तन कर सकती है। मित्रों सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, हम जब बात कर रहे थे अभी समुचित सरकार की, किसकी? समुचित सरकार। और समुचित सरकार में दो बातें होती हैं, क्या क्या थे होती हैं? केंद्र प्लस राज्य। लेकिन एक बात ध्यान रखना, समुचित सरकार का मतलब केंद्र और राज्य होता है, लेकिन आरटी 2009 में यदि कोई एम्पायर है, कोई यदि नीति निर्देशक है, कोई दिशा को निर्धारक है, जवाबदेही यदि किसी की बनती है और नीति निर्माता यदि कोई है, वो केवल और केवल मित्रों केंद्र सरकार है। राज्य सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो यदि उसके मानकों में कोई परिवर्तन करना है या उनको कम करना है तो क्या होगा? मित्रों ध्यान रखना, सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा पहले विद्यालयों में निःशुल्क पुस्तक मिलती थी, निःशुल्क पुस्तकें थी। उसके बाद में साइकिल वितरण का कार्यक्रम हुआ, साइकिल वितरण। उसके बाद में एक योजना के तहत लैपटॉप भी था, फिर स्कूटी आई। ये क्या था? आज एक सैनिटरी पैड का कार्य चल रहा है, वो किसकी देन है? ये मित्रों राज्य सरकार और केंद्र सरकार की देन है। यानी कहने का मतलब धारा 20 के अनुसार केंद्र सरकार चाहे तो लोप कर सकती है, चाहे तो धारा के मानकों में बढ़ा सकती है। जैसे धारा के मानक थे, आप लोगों ने एसएमसी का नाम सुना होगा। एसएमसी में पहले 15 सदस्य थे, आज 16 से 24 तक हो सकते हैं। तो अलग अलग अपडेट मिलता रहता है, लेकिन केंद्र सरकार के अधीन है। आगे चलता हूं, धारा 21। धारा 21 कहती है विद्यालय प्रबंध समिति का निर्माण अर्थात स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी धारा 21 के अनुसार। मित्रों एसएमसी क्या है? एसएमसी का मतलब होता है विद्यालय प्रबंधक समिति। यह समिति विद्यालय में विकास के बारे में कार्य करती है। इस समिति में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? 16 सदस्य होती है, जिसमें 50% महिलाएं होती हैं, बराबर 8 महिलाएं होती हैं। 8 महिलाएं होती हैं। इनमें से मित्रों ध्यान रखना, इसका जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यदि कोई होता है वो माता पिता या अभिभावक, या तो माता पिता होंगे या अभिभावक होंगे, एसएमसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसके साथ में जो सचिव होता है वो मित्रों प्रधानाध्यापक होता है। कौन होता है? वो प्रधानाध्यापक होता है। अब आगे समझने वाली बात यह है, इसमें कौन कौन होता है? इसमें मित्रों एससी एसटी का प्रतिनिधित्व भी होता है। एससी एसटी का प्रतिनिधित्व भी होगा। यहां समझने का प्रयत्न करें। कुल सदस्य, कुल सदस्यों की संख्या मित्रों सबसे पहले बात हम लोग करते हैं, कुल सदस्य होंगे इसमें 16। और 16 में जहां तक बात आ जाती है, उन 16 सदस्यों में से ही मित्रों बात 50% महिलाएं होंगी, यानी 50% लेडीज होंगी। 50% लेडीज होंगी
कुल सदस्य इसमें होते हैं 16। 16 में से महिला होंगे मित्रों इसमें कुल 8। 8 होने के बाद में अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 1, जो दोनों ही कौन होंगे? अभिभावक। फिर इसमें से मित्रों एससी और एसटी के, एससी और एसटी के कुल सदस्य इसमें मित्रों 1 भी हो सकता है और इसमें 2 भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। एससी एसटी की जो जहां की बात आती है 1 या 2 हो सकते हैं। उसके बाद में आप देखिएगा ग्राम वार्ड पंच। वार्ड पंच 1 अध्यापक 1। इसके अलावा जहां बात आएगी मित्रों 1 होगा छात्र। एक बहुत बढ़िया अच्छा जो बच्चा है जो इंटेलिजेंट उसको शामिल किया। कितने होते हैं? 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इसके बाद में मित्रों 2 होते हैं मनोनीत सदस्य। 2 कौन होंगे? मनोनीत सदस्य। कितने होंगे कुल? कुल मित्रों 16 हो जाएंगे। यही बात आती है कुल, जहां पर बात हम लोग करते हैं मित्रों सबसे बड़ी बात महिला 8 होती हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 होंगे, एससी एसटी का प्रतिनिधित्व होगा, 2 मनोनीत सदस्य होंगे, 1 अध्यापक होगा, 1 वार्ड पंच होगा और मित्रों 1 जो बात आती है वो होगा इसमें छात्र। तो कुल सदस्य कितने होते हैं मित्रों? कुल सदस्यों की संख्या होगी 16। चलते हैं आगे। धारा 22 कहती है, आपको मात्र इतना ही बताना है कि धारा 21 के अनुसार एसएमसी में कुल कितने सदस्य होते हैं। एसएमसी में तो कुल सदस्यों की संख्या 16 होती है और 50% महिलाएं होती हैं। अब देखना धारा 22 कह रही है, धारा 22 कहती है कि एसएमसी विद्यालय विकास की योजना बनाएगी। क्या बनाएगी? विद्यालय विकास की योजना बनाएगी और ये योजनाएं 3 वर्ष की होंगी। 3 वर्षीय योजना बनाएगी। कौन? एसएमसी 3 वर्षीय योजना बनाएगी तथा उसमें 3 वार्षिक उपयोजना भी शामिल होंगी। आप लोगों ने देखा होगा जैसे पंचवर्षीय योजना में वार्षिक योजना भी शामिल होती है, तो एसएमसी जो योजना बनाएगी वो एक योजना की कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष का। 3 वर्ष का कार्यकाल होगा और एसएमसी 3 उपयोजना भी बनाएगी। वार्षिक उपयोजना होंगी जो कि सालाना विद्यालय के विकास में कार्य करेंगे। मित्रों आप लोगों को एक बात और समझ में नहीं आई होगी शायद, इस एसएमसी का जो कार्यकाल है, कार्यकाल मित्रों 2 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। एसएमसी का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। आगे चलिएगा, धारा 23 कहती है कि अध्यापक की योग्यता का वर्णन, अध्यापक की योग्यता का वर्णन। पहले मित्रों कुछ भी मानक रहे होंगे, एक न्यूनतम मानक भी स्थापित किया गया है जो कि अध्यापक पात्रता परीक्षा से संबंधित है। ये जो बात है धारा 23 कह रही है कि अध्यापक की न्यूनतम योग्यताएं क्या होंगी? न्यूनतम अहर्ता जिसे बोलते हैं, क्या क्वालिटी होगी एक अध्यापक में? तो मित्रों 31 मार्च 2015 तक नियुक्त शिक्षक की न्यूनतम मान्यता आज मित्रों मात्र बीएड की गई है। न्यूनतम मान्यता या न्यूनतम या योग्यता उसे प्राप्त करनी होगी और न्यूनतम योग्यता उसकी बीएड है। पूर्व में क्या था, यदि न्यूनतम योग्यता नहीं थी तो उस अध्यापक को 6 माह का एक प्रशिक्षण करवाया जाता था वो सरकार के माध्यम से। लेकिन न्यूनतम अर्हता 5 साल की इसमें शिथिलता दी गई है और अब बीएड
न्यूनतम योग्यता कर दी गई है। कब से? 2015 से। चलता हूं मित्रों, 24वीं धारा है शिक्षक के कर्तव्य। शिक्षक के कर्तव्य है धारा 24 में। शिक्षक कैसा हो, शिक्षक कैसा हो, उसमें क्या कहते हैं? जैसे नियमित आने वाला हो, शिक्षक नियमित आने वाला हो, शिक्षक दायित्व का वहन करने वाला हो, शिक्षक व्यवहारिक हो, शिक्षक मनोवैज्ञानिक हो, शिक्षक आदर्श हो, बच्चों को समझने वाला हो। ये शिक्षक में मित्र गुण होने चाहिए। तो शिक्षक के कर्तव्य किसमें है? शिक्षक के कर्तव्य किसमें है? शिक्षक के कर्तव्य है धारा 24 में। और यही धारा कहती है कि प्रति सप्ताह एक शिक्षक प्रति सप्ताह कुल 45 घंटे कार्य करने वाला हो। कितने घंटे? कुल 45 घंटे कार्य करने वाला हो, जिसमें अध्ययन और अध्यापन, जिसमें अध्ययन प्लस अध्यापन दोनों कार्य शामिल किए जा सकते हैं। धारा 24 के अनुसार शिक्षक ऐसा हो, नियमित आने वाला हो, शिक्षक माता पिता से संवाद स्थापित करने वाला हो, शिक्षक नवाचार का प्रयोग करने वाला हो, नवाचार का प्रयोग करने वाला हो, शिक्षक सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में भाग भी लेंगे, राष्ट्र के प्रति उनके दायित्व भी होंगे, राज्य के प्रति उसके दायित्व होंगे, और जो सह शैक्षिक गतिविधियां हैं उनको भी संपादित करवाएंगे। तो धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्य हैं। आगे धारा 25 जो कि महत्वपूर्ण धारा है मित्रों, धारा 25 के अनुसार समझने वाली बात है। इसमें क्या है? अनुपात है। शिक्षक अनुपात धारा 25 में है, शिक्षक छात्र अनुपात धारा 25 में है। धारा 25 के अनुसार मित्रों दो प्रकार की हमारी शिक्षाएं होती हैं। कितने प्रकार की? पहली है प्राथमिक शिक्षा, पहली है प्राथमिक शिक्षा जो कि 1 से 5 तक है, और दूसरी है उच्च प्राथमिक विद्यालय जो कि 6 से 8 तक है। अब समझने का प्रयत्न करना, धारा 25 में दोनों का डिवाइडेशन अलग अलग किया गया है। धारा 25 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में अनुपात, प्राथमिक शिक्षा का अनुपात कितना है? 30:1। 30 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक होगा। आरटीई 2009 के अनुसार यदि 1 से 5 में 60 बच्चों तक 2 शिक्षक होंगे, यदि 60 + 1 हो जाता है तो मित्रों 3 शिक्षकों की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, 61 से 90 तक 3 शिक्षक, 91 से 120 4 शिक्षक, 121 से 150 तक 5 शिक्षक, 151 से 200 तक 5 शिक्षक प्लस एक प्रधानाध्यापक, एक प्रधानाध्यापक है। और आगे सुनो, यदि विद्यालय में बच्चों की संख्या 200 से पार चली जाती है तो अनुपात चेंज हो जाएगा और वो अनुपात होगा 40:1। धारा 25 में समझने का प्रयत्न करना। धारा 25 कह रही है, धारा 25 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में 30:1 होगा, 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। लेकिन यदि 60 के बाद एक बच्चा भी ज्यादा होता है तो 3 शिक्षक होंगे। यदि 150 के पार बच्चे हैं तो 5 शिक्षक के साथ साथ एक प्रधानाध्यापक भी होगा। और
यदि छात्र 200 से ज्यादा हैं तो अनुपात वहां पर चेंज होगा और अनुपात हो जाएगा 40:1। आगे समझिएगा, यह बात उच्च प्राथमिक के लिए। उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर में क्या है ये देखना, छात्र अनुपात क्या होगा, 35:1, अर्थात 70 बच्चों पर 70 पे 2, 71 के बाद में यदि आप बात आती है, 71 के बाद में 3 शिक्षक होंगे। और यदि मित्रों उच्च प्राथमिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी कि 150 पे एक प्रधानाध्यापक, लेकिन उच्च प्राथमिक कहती है यदि 100 से ज्यादा बच्चे हो तो एक प्रधानाध्यापक शामिल होगा। 100 के बाद शिक्षक प्लस प्रधानाध्यापक। और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, छात्र अनुपात शिक्षक में क्या प्रधानाध्यापक को शामिल किया गया है? तो मित्रों आपका आंसर होगा नहीं, शिक्षक अनुपात छात्र में प्रधानाध्यापक को शामिल नहीं किया गया है। प्रधानाध्यापक को तो केवल और केवल संरक्षक के रूप में एक्स्ट्रा में रखा है। अब यह बात यहां पर फिर होती है, यदि बालक 200 से ज्यादा हैं, यदि बालक 200 से ज्यादा होते हैं तो मित्रों अनुपात 40:1 होगा, 40 छात्रों पर एक शिक्षक। ये कौन सा था? ये उच्च प्राथमिक स्तर की बातें हो रही हैं। उच्च प्राथमिक में 35:1 है, लेकिन यदि 100 बच्चे होते हैं तो प्रधानाध्यापक को शामिल किया जाएगा, और 200 से अधिक हैं तो अनुपात में परिवर्तन होगा, 40:1 होगा। अब मित्रों घंटे और समय की हम लोग बात करते हैं। शिक्षण दिवस, मित्रों धारा 25 कहती है, जो कि शिक्षक के दायित्वों के साथ साथ में कार्य घंटे और कार्य दिवस को भी जोड़ती है। धारा 25 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक 800 घंटे और 100 दिन काम करेगा। प्राथमिक स्तर पर 200 दिवस और 800 घंटे। ये कब का है? ये है मित्रों वार्षिक है। कितने? 200 दिवस के साथ साथ 800 घंटे। अभी हम लोगों ने बात की थी कि एक अध्यापक सप्ताह में कितने दिन कार्य करेगा, तो 45 घंटे की बात आ रही थी अभी सप्ताह में। तो यदि वार्षिक की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक 800 घंटे कार्य करेगा। वही उच्च प्राथमिक अर्थात 6 से 8 तक वही अध्यापक कार्य दिवसों में वृद्धि होगी 220 दिन। कितने दिन? 220 दिन एक शिक्षक कार्य करेगा उच्च प्राथमिक में। और घंटे कितने होंगे? 1000 घंटे। जहां पर 800 घंटे थे अब 1000 हो जाएंगे। तो दोनों की भी आप अर्थ समझ रहे हैं। प्राथमिक स्तर में 200 दिवस 800 घंटे, उच्च प्राथमिक में 220 दिन और 1000 घंटे। शिक्षक के सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे 45 घंटे होंगे, जिसमें इन 45 घंटों में मित्रों अध्ययन प्लस अध्यापन दोनों शामिल किया गया है। आगे समझ में धारा 25। अब चलते हैं मित्रों आगे। धारा 26 कहती है विद्यालय में 10% से ज्यादा कोई भी शिक्षक पद रिक्त नहीं होंगे। यदि रिक्त हैं तो स्थानीय प्रशासन को इस बात की जिम्मेदारी दी जाएगी और बहुत शीघ्र या शीघ्र इन पदों को भरने का कार्य करेंगे। लेकिन यदि सर्वाधिक कितने हो तो मित्रों 10% से ज्यादा, 10% उछल जाएगा, लेकिन 10% से यदि ज्यादा शिक्षक हैं, खाली रिक्त पद हैं, तो उनको भरने की सरकार की जिम्मेदारी
बनती है। धारा 27 कहती है शिक्षक को केवल, मित्रों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षक को 3 कार्य करने हैं शिक्षण कार्य के अलावा। पहला है जनगणना, पहली है जनगणना जो हर 10 साल बाद में होती है। दूसरी देखिएगा आपदा, आपदा प्रबंध, जैसे आपदा प्रबंध में मित्रों क्या होता है, अकाल, बाढ़, महामारी, ये यदि फैल जाती है तो एक शिक्षक इसमें कार्य करेगा। दूसरा है चुनाव, हर 5 साल बाद में चुनाव होते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है हर दिन कोई पर्व है और हर वर्ष कहीं ना कहीं चुनाव आ जाते हैं, कभी लोकसभा के, कभी विधानसभा के, कभी नगर पालिका के, कभी पंचायत समिति के, कभी ग्राम पंचायत के। तो एक शिक्षक कार्य कहां करेगा मित्रों, 3 जगह है, आपदा में, जनगणना में या चुनाव में। अब मित्रों बात पिछले दिनों क्वेश्चन एक आया था, क्या एक शिक्षक पोलियो में कार्य कर सकता है? तो मित्रों लगाने को तो सरकार कहीं पर भी एक शिक्षक को लगा सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा दायित्व 3rd ग्रेड के शिक्षक पे होता है। बात पोलियो की पिछले दिनों क्वेश्चन आया था ये कि क्या पोलियो में शिक्षक को लगाया जा सकता है, लेकिन मित्रों आरटीई 2009 के अनुसार एक शिक्षक पोलियो में कार्य नहीं कर सकता। जहां पर बात आपदा की आए, राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाता है किसी भी समस्या को, तो उसमें भी शिक्षक की भागीदारी होती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा वैश्विक महामारी जहां कोविड-19 सक्रिय हुआ था, वहां शिक्षक एक कोरोना योद्धा के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा था सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार। लेकिन वर्तमान में धारा 2009 के अनुसार एक शिक्षक केवल 3 कार्य कर सकता है, जनगणना का, दूसरा किसी आपदा में, और तीसरा है इलेक्शन ड्यूटी। 3 कार्य के अलावा चौथा कार्य शिक्षक का होता है, वो केवल उसका शिक्षण कार्य होता है। अगली धारा 28 सुनिएगा मित्रों, धारा 28, शिक्षक निजी शिक्षण कार्य नहीं करवा सकता, सबसे महत्वपूर्ण है। ये सभी लोग और जो सरकारी सेवा में हैं वे सभी शिक्षक इस बात को ढंग से जान ले। आरटीई धारा 28 के अनुसार एक सरकारी शिक्षक किसी भी कोचिंग में, किसी भी प्राइवेट संस्था में या अपने घर पर ट्यूशन का कार्य नहीं करवा सकता। यदि वो करवाता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर मित्रों अनुशासनात्मक कार्यवाही संभव है, या उसके साथ मित्रों उसको एपीओ भी किया जा सकता है, और यदि किसी अधिकारी का मूड बना तो सस्पेंड की भी प्रक्रिया संभव है। तो धारा 28 निजी शिक्षण पढ़ाना सरकारी अध्यापक के लिए प्रतिबंधित किया गया है। धारा 28 धारा 29 कहती है प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्माण करने वालों का अधिकार होगा। अब हम लोगों ने मित्रों 6 से 14 वर्ष की बात तो कर दी कि उन्हें ऐसे पढ़ाना चाहिए, ऐसे पढ़ाना चाहिए, लेकिन यह भी बताया नहीं गया जो कि पहले हो जाना चाहिए था उसका बेस क्या होगा, उस शिक्षा का आधार क्या होगा, कैसा उसका पाठ्यक्रम होगा, पाठ्यक्रम को कौन बनाएगा और पाठ्यक्रम कितने दिनों तक चलेगा, या एक वार्षिक सत्र, शिक्षण सत्र कितने दिन तक चलेगा। तो धारा 29 कहती है सबसे पहला कि पाठ्यक्रम कैसा हो। तो मित्रों पाठ्यक्रम सबसे पहला बालक के ऊपर फोकस किया गया है। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में भी बाल केंद्रित शिक्षा का दर्जा या उसकी चर्चा की गई है। इसी बात को दोहराता है 2009 का आरटीई कानून। यह कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन वो शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास की बातें होती है। सर्वांगीण विकास से आप क्या समझते हैं? सर्वांगीण विकास का मतलब होता है सतत और व्यापक।
सतत का मतलब होता है निरंतर, और व्यापक का मतलब होता है सर्वांगीण, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक उसकी दक्षता भी बालक की होनी चाहिए। उसकी आगे है मूल्य आधारित शिक्षण भी हो। मूल्य आधारित का मतलब क्या होता है? मूल्यों के ऊपर हो। अधिकतम सीखने के अवसर एक बालक को प्रदान करने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बालक करके सीखे, क्योंकि मोंटेसरी पद्धति भी यही कहती है बालक को सर्वाधिक सक्रिय रखना सिखाइएगा। बालक को कुछ कार्य करने के उद्देश्य उसे दीजिए जिससे बालक करके कुछ नया सीखे। सतत समग्र मूल्यांकन के ऊपर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। और उसका माध्यम क्या होगा? माध्यम होगा मित्रों मातृभाषा। कौन सी भाषा? मातृभाषा, अर्थात मैं कहूं मदर टंग। एक बालक यदि आपके पास में पढ़ने के लिए आएगा तो एक शिक्षक का दायित्व नहीं बनता कि उसके सामने हिंदी या अंग्रेजी छांटे, नहीं, उससे मातृभाषा में बात करता हुआ उसे घर की सी स्थिति का जानकारी होनी चाहिए कि बालक घर में है। और घर की याद उसे तब नहीं आती जब उसे घर का सा माहौल, घर का सा वातावरण यदि विद्यालय में उसे मिलता है। राजस्थान में पाठ्यक्रम का निर्माण SIRT करती है, तो बालक पाठ्यक्रम कैसा होगा? सर्वांगीण विकास वाला होगा, करके सीखने के ऊपर जोर देगा, सतत समग्र मूल्यांकन के आधारित होगा, और भाषा का माध्यम जो होगा वो मातृभाषा होगा। धारा 30 कहती है 8वीं बोर्ड अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। जरूरी नहीं कि कोई बालक 8वीं का बोर्ड दे, लेकिन मित्रों राजस्थान में इससे ठीक विपरीत, कहां? राजस्थान में ठीक विपरीत 5वीं और 8वीं बोर्ड लागू कर दिया गया है। 5वीं क्लास का और 8वीं क्लास का बोर्ड यहां लागू कर दिया गया है। आगे है धारा 31, बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 के अनुसार राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग व राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन होगा। मित्रों आपने बालकों के लिए बता तो दी, लेकिन जब बालकों के साथ उत्पीड़न हो तो बालक अपनी शिकायत कहां करें? माता पिता कहां जाएं बाल संरक्षण के लिए? तो मित्रों बाल संरक्षण आयोग 2005 की संस्तुति के अनुसार राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन भी होगा और राज्य में भी बाल संरक्षण आयोग का गठन होगा, जो उपयुक्त आयोग 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को कानूनी संरक्षण देगा। कैसा? कानूनी संरक्षण देगा, और ध्यान रखना निःशुल्क देगा, निःशुल्क संरक्षण देगा, तथा बाल अधिकारों की जांच करेगा। वह इसके बारे में सिफारिश कहां करेगा? ऊपर ऊपर कहां? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पास। और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग शिकायत या अपनी सिफारिश किसे देगा? वो देगा हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है, उसे कहा गया वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री। वर्तमान में ध्यान रखना शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय नया नाम है मित्रों ये, जिसका केंद्रीय मंत्री जो है, इसके केंद्रीय मंत्री जो हैं वो बनाए गए हैं श्री रमेश पोखरियाल, या इन्हें कहा गया है निशंक। ये मित्रों उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, वर्तमान में कैबिनेट में हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। समझ में आ गया? यह धारा 31 कहती है। अब धारा 32 क्या कह रही है कि बाल संरक्षण आयोग की अपील का प्रावधान। बाल संरक्षण आयोग में आप अपना प्रावधान, आप अपनी अपील, यदि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरे साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, तो मित्रों आप राज्य बाल संरक्षण आयोग में अपनी अपील कर सकते हैं, जिसमें 3 माह में, कब? 3 माह में आपके केस का निपटारा हो जाएगा। ठीक है ना?
बाल संरक्षण आयोग आपके अधिकारों को सुरक्षित करता है। वो कहता है कहीं ना कहीं समस्या हो तो आप हमारे पास में अपील लाइएगा, हम 3 माह में इस कार्य का निपटारा करेंगे। धारा 33 कहती है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद होगी, राष्ट्रीय सलाहकार एडवाइजरी कमेटी होगी। यह एडवाइजरी कमेटी सरकार को सलाह देने का कार्य करेगी, जिसका अध्यक्ष मित्रों प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय सलाहकार कमेटी, जो सलाहकार ये सलाह राष्ट्रीय बाल आयोग संबंधित 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के संबंधित अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी। आगे है राज्य सलाहकार परिषद। मित्रों, राज्य सलाहकार परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, ध्यान रखना। इसका जो मूल बात है राज्य सलाहकार परिषद, ये राज्य सलाहकार परिषद राष्ट्रीय सलाहकार परिषद तो हो एक अलग होगा, अरे एक होगा राज्य सलाहकार परिषद। ये परिषद क्या करता है, ये भी राज्य सरकार को अपनी सलाहें पेश करता है और बालकों के संबंधित यदि कोई केस है उसका निपटारा करने में अपनी सिफारिश देता है। इसका कार्यकाल मित्रों 2 वर्ष का बताया गया है। आगे है 35 समुचित सरकार। मित्रों, बात जहां पर समुचित सरकार की आती है, मैं पहले बता रहा था, समुचित सरकार का मतलब होता है केंद्र प्लस राज्य सरकार, दोनों सरकारें मिलकर के समुचित सरकार कहलाती हैं, जो मैं आपको शब्दावली में पहले बता चुका हूं। समुचित सरकार मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करेगी और अंतिम निर्देश और निर्णय केंद्र सरकार का होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है, इसमें यदि कोई थर्ड एम्पायर है, इसमें यदि कोई मुख्य एचओडी पावर ऑफ अटर्नी किसके पास में है, यदि कोई चौधरी अपनी चौधराहट करेगा तो वो कौन और कहां करेगा। तो मित्रों, इसमें सबसे बड़ी बात यह कही गई है, समुचित सरकार दोनों मिलकर के दिशा निर्देशन बना सकती हैं, लेकिन इसके ऊपर अंतिम निर्णय, अंतिम मोहर कौन लगाएगा। तो अंतिम जो निर्णय होगा, अंतिम निर्णय मित्रों केंद्र सरकार का होगा। किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। आगे चलता हूं, धारा 36, धारा 13, 18, 19 के दंडनीय अपराध के लिए अभियोजना हेतु मंजूरी स्थानीय प्राधिकारी की स्वीकृति का प्रावधान है। धारा 34 के बाद मित्रों धारा 36 में हम लोग आ चुके हैं। धारा 36 क्या कह रही है कि यदि धारा 13, 18 और 19 के जो दंडनीय अपराध हैं, इन अपराधों का जो मूल बात है अभियोजन और स्वीकृति, स्थानीय प्राधिकारी की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। स्थानीय प्राधिकारी कौन है? तो वो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और है जिला परिषद। इनकी मंजूरी जरूरी होगी, इनकी स्वीकृति जरूरी होगी, अन्यथा आप कार्य नहीं कर सकते। धारा 37 कहती है एसएमसी के खिलाफ वाद विवाद संबंधित प्रक्रिया सद्भावनापूर्ण कार्य। यदि एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल प्रबंधन समिति यदि कोई गलत कार्य करती है तो उसके ऊपर भी कार्यवाही की प्रक्रिया धारा 37 कहती है। दूसरा कहा सद्भावनापूर्ण कार्य। सद्भावनापूर्ण कार्य का मतलब यह हुआ मित्रों, यदि कोई व्यक्ति आपके विद्यालय में एक पानी की टंकी का निर्माण करवा रहा है और जिसकी लागत 5 लाख रुपए है, वो सद्भावनापूर्ण कार्य करवा रहा है। अब मित्रों, आप दूसरे विद्यालय वाले आ जाए कि नहीं सर हमारे विद्यालय में भी आप एक पानी की टंकी बनवाइएगा। बनवा दी तो अच्छी बात है, नहीं बनवाए तो आप उसके ऊपर पुलिस केस कर दें, यह संभव नहीं है, क्योंकि वो आदमी जो कार्य करवा रहा है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, बल्कि वो कार्य सद्भावनापूर्ण कार्य करवा रहा है। धारा 38 और अंतिम धारा जो कहती है राज्य सरकार द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन, राज्य सरकारों को आरडी के संशोधन का अधिकार राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। यदि इस कानून में संशोधन की जहां बात आती है
तो राज्य सरकार वो संस्तुतियां केंद्र सरकार को प्रेषित करेगी और चाहे तो वे राज्य सरकारें अपने राज्य में अपने विवेक के अनुसार संशोधन कर सकती हैं। तो ये बात कौन सी में है? धारा 38 में है। लेकिन केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारें करेंगी, इस बात के लिए उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि यदि वहां दुर्भावनापूर्ण बात हो कि ऊपर किसी दूसरी सरकार, दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट हो और यहां किसी राज्य सरकार में किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट हो और हम उसका आदेश नहीं माने। आरटी बात यह कहती है कि आप अपनी पार्टियों की बात साइड में रखिए और आपको यदि आरटीई में कोई दिशा निर्देशित गाइडलाइन जारी की गई है तो आपको करवाना ही पड़ेगा, बशर्ते आपको लगता है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है तो आप अपने स्तर पर इसका संशोधन करवा सकते हैं। अब मित्रों, धारा 8 की अनुसूची मात्र एक थी और वो अनुसूची इसमें कहती है कि विद्यालय संबंधित मानक बिंदुओं का वर्णन है। मानक बिंदु क्या क्या हैं? स्कूल में लाइब्रेरी हो, खेल का मैदान हो, आईसीटी लैब हो, शिक्षकों की पूरी संख्या हो। लाइब्रेरी ऐसा नहीं कि केवल ढांचा तैयार कर दिया गया, उसमें पुस्तकें भी हों। बालकों के लिए शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ में सह शैक्षणिक गतिविधियां भी उसमें शामिल होनी चाहिए। यह था मित्रों आपका आरटी कानून। अब इसमें कार्य दिवस की बात मैं आपको बता चुका हूं। उसके अलावा अभी मेन बात यह है जिसके बारे में चर्चा नहीं की गई है, वो बात यह है जिसकी चर्चा नहीं की गई है आरटीई में, वो चर्चा मित्रों 14 वर्ष के बाद 14 वर्ष के बाद के बालक के बारे में इसमें चर्चा नहीं की गई है। आप 6 से 14 वर्ष तक के बालक को तो बैरिस्टर बना देंगे, संभव है, लेकिन 14 वर्ष का बालक कहां जाएगा? उसके बारे में आपके पास में क्या प्लानिंग है? क्या आप उसे एजुकेशन कौन सी देंगे? क्या उसको व्यावसायिक दक्षता प्रदान करेंगे? तो मित्रों 6 से 14 वर्ष के अलावा आरटीई 2009 में किसी भी बालक के बारे में चर्चा नहीं की गई है। आगे बात जिसके बारे में ज्यादा बात आती है कि हम लोग पहले बहुत ज्यादा चर्चाएं कर चुके हैं, दिव्यांग बालक विशिष्ट विद्यालय। आरटीई 2009 कहती है कोई दिव्यांग बालक नहीं है, कोई विशिष्ट विद्यालय नहीं है, दोनों को एक ही समान दूरी वाले विद्यालय में लाइए और उस शिक्षा का नाम है समावेशित शिक्षा। यह था मित्रों आरटीई 2009 जिसके बारे में मैं आपको विस्तृत अध्ययन करवा चुका हूं और मेरी गारंटी है इस टॉपिक से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो मैं पढ़ा चुका हूं इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बशर्ते यदि आप इसको दिल लगा करके दिमाग जमा करके पढ़ें। मिलते हैं मित्रों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।